Very good evening, dear friends. Today we are here with a series of current affairs. हम सभी जैसे जानते हैं कि आनंद आईएएस आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल ये कहिए कि एट ईज में और मतलब बिल्कुल ऐसे मूड में देने की कोशिश करती है जिससे आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सके। और इसके लिए हमारी टीम के द्वारा 3 न्यूज़ को बनाने की कोशिश की जाती है और वो तीनों न्यूज़ जो उस दिन के न्यूज़पेपर के काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं या बेस्ट न्यूज़ हैं, हम उनको कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कई बार मैसेज आता है कि सर करंट अफेयर्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती हैं। तो उसी की सीरीज़ का ये कंटिन्यूटी है। आज हम 10 जुलाई के न्यूज़ को लेकर के आए हैं, जिसमें पहला जो हमने न्यूज़ सेलेक्ट किया है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया मूव टू डिपेंड कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए कोऑपरेशन सहयोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं। यहाँ 2-3 चीज़ें जो आप समझिएगा। फर्स्ट वर्ड इज इंडो पैसिफिक। यहाँ ध्यान रखना है कि पहले हम इसको एशिया पैसिफिक कहते थे और इस एशिया पैसिफिक के जोन को सेकेंड वर्ल्ड, बड़ी मज़ेदार बात है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जर्मन नाविक था, उसके द्वारा कार्ल हॉसहोफर, उसके द्वारा एशिया पैसिफिक नाम दिया गया था। पिछले अपने कार्यकाल में ट्रम्प साहब भारत के प्रति काफ़ी मेहरबान थे, तो उन्होंने इस क्षेत्र को चाइना को काउंटर करने के लिए स्पेशली एशिया पैसिफिक से नाम बदल करके इसका इंडो पैसिफिक कर दिया था। तो इंडो पैसिफिक में आपको पता ही होगा, जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका के प्रयासों से क्वाड बनाया गया, अंजूस बनाया गया, साथ ही साथ कई सारे मैरी टाइम एक्सरसाइजेज होते हैं। तो इसी के क्रम में हम ये देखते हैं कि भारत और प्रशांत के क्षेत्र में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने ट्राइज को मजबूत करने का प्रयास किया है। अभी देखिए कि इम्पोर्टेंस रखता है नरेंद्र मोदी एंड ऑस्ट्रेलियन पीएम एंथोनी एल्बेनिज़ी adopted a joint declaration on defense and security cooperation in Melbourne। इन दोनों के द्वारा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में जॉइंट डिक्लेरेशन डिफेंस पे और सिक्योरिटी से संबंधित चीज़ों पे साइन किया जाता है। यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि हाल के कुछ वर्षों में आपने देखा होगा कि वैसे भी मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध भारत के अच्छे रहे हैं। हालांकि कुछ बीच में थोड़ा सा तल्खी, जो भारतीय विदेशी व्यक्ति हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, भारतीय नागरिक हैं जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, उनके कंसर्न को लेकर के यहाँ पे कुछ दिक्कतें आई थी। हो सकता है कि इसके बाद ये सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएं और भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध और अच्छे बने। अब इसमें ध्यान रखना है कि जो इस डिक्लेरेशन से जो बाहर आने वाली आउटकम्स हैं वो क्या है। मैरीटाइम सिक्योरिटी है, डिफेंस है, कोलेब्रेशन, डिफेंस का कोलेब्रेशन है, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी है, क्रिटिकल मिनरल्स है और यूरेनियम का सप्लाई है जो कि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ जुड़ता है। हम सभी जानते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी मतलब सीमा को लेकर के और जलीय सिक्योरिटी को देखना बनाना है, डिफेंस के क्षेत्र में कोलेब्रेशन को बढ़ाना है। इसके बाद आप सभी जानते हैं कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का ऑस्ट्रेलिया, तो यदि उसके साथ होगी तो यूरेनियम सप्लाई बढ़ेगी, इंडिया उसके साथ डील बढ़ेगी तो यूरेनियम सप्लाई बढ़ेगी इंडिया के साथ। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल्स के बीच में भी ये सप्लाई, ये एग्रीमेंट कहीं ना कहीं भारत को मदद करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हैं। डिफेंस एंड मैरीटाइम के क्षेत्र में यहाँ ध्यान रखिएगा क्या सब किया गया। तो जॉइंट डिक्लेरेशन एम्स टू डिपेंड मिलिट्री एंगेजमेंट एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन। दूसरा है फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बायलैटरल
और multilateral military exercises and expanding aircraft deployment in each other territories। ठीक है, पहला ज्वाइंट डिक्लेरेशन बनाया गया जो कि जिससे कि मिलिट्री एंगेजमेंट और डिफेंस और इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन को बढ़ाया जा सके। दूसरा बायलैटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होते हैं और एयरक्राफ्ट डिप्लॉयमेंट दोनों के टेरिटरीज में उसको बढ़ावा मिल सके। और तीसरा है ग्रेटर इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड इंट्रोपरेबिलिटी बिटवीन द आर्म फोर्सेस। दोनों देशों के आर्म फोर्सेस भी अब अधिक इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और एक दूसरे के बीच ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। एनर्जी के क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें की गई? पहला, साइंड एन इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, टू फैसिलिटेट द कॉमर्शियल सप्लाई ऑफ यूरेनियम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू इंडिया। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉमर्शियल सप्लाई हो सकेगा यूरेनियम का। दूसरा, दिस एक्चुअलाइजेस द हिस्टोरिक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन पैक्ट 12 ईयर प्रायर बोस्टिंग द इंडियाज क्लीन एनर्जी गोल्स। ठीक है, 12 साल पहले जो डील हुई थी उसको ये डील या एग्रीमेंट और बूस्ट करेगा। टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन को लेकर के क्या बात हुई? लॉन्च द ऑस्ट्रेलिया इंडिया पार्टनरशिप ऑन साइबर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड सप्लाई चेन्स। ठीक है, इन तीनों मुद्दों को लेकर के डायलॉग्स हुए हैं। इसके बाद क्रिटिकल मिनरल कॉरिडोर बनाने को लेकर के इनके बीच बातचीत चली है, क्योंकि ये मिनरल को हो सकता है तो एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट वगैरह करेंगे आगे जा करके। अब ये जुड़ेगा कहाँ? आईआर वाले पार्ट के साथ जुड़ेगा। कहाँ कहाँ पे? तो पहला है जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन के साथ जुड़ेगा, इंडो पैसिफिक के रीजन में। बोथ नेशन शेयर विजन ऑफ फ्री ओपन इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। दोनों देश भारत और ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक के लिए अपने अपने रीजन्स चाहते हैं। इन दोनों देशों की चीज़ों को ये मदद करेगा। ठीक है, काउंटर वेट किसको काम करने का काम करेगा? चाइना को। चाइना के किन किन चीज़ों को? एग्रेसिव यूनिलेटरल एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज इन द साउथ चाइना सी एंड इंडियन ओशन। ठीक है, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन में जो चाइना के काम चल रहे हैं उसको ये रोकने का काम करेगा। मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स हैं जिनको ये प्रभावित करने का काम करेगा। क्वाड है, मालाबार एक्सरसाइज है एंड सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव है। और इसमें क्वाड में अभी हम लोगों ने बात की है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका चारों देश हैं। मालाबार एक्सरसाइज 28 कंट्रीज के बीच का होने वाला एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, जो कि इंडो पैसिफिक के रीजन का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है। उसके बाद सप्लाई चेन रिसाइलेंस इनिशिएटिव इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान के द्वारा उसको स्टार्ट किया गया था। तो इन चीज़ों को, इन एग्रीमेंट्स को ये बढ़ाने का काम करेगा। साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगी दोनों देशों के बीच, जो कि बेसिकली 2020 में बनी थी। और 2+2 मिनिस्टीरियल डायलॉग जो कि फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर्स को लेकर के होता है, उसको ये बढ़ाने का मदद करेगा। अब दोनों देशों के इस ट्रेड के बीच चैलेंजेस क्या क्या है? पहला है ट्रेड डाइवर्जेंस, क्योंकि ट्रेड डाइवर्जेंस का मतलब अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। डाइवर्स है ट्रेड। यहाँ पे देखिएगा इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इसके द्वारा डाइवर्जेंस को कम करने की कोशिश की गई है और मतलब ट्रेड में मिलाने का प्रयास तो किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ट्रेड डाइवर्जेंस बना ही हुआ है। इसके बाद डिफरेंट जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़ हैं, इंडिया के अपने प्रायोरिटीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया के अपने प्रायोरिटीज़ हैं। उन चीज़ों को देखते हुए, जैसे यहाँ ध्यान रखिएगा कि फॉर्मली अलाइड विथ यूएस, अमेरिका के साथ वो अंजूस का पार्ट ना होकर के ऑकस का पार्ट था। ठीक है, तो ये सारी दोनों देशों के बीच चैलेंजेस हैं। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे तो ये देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में आ चुका है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स।
अल्मा आटा डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, टेलोनोवा डायलॉग, अंडर 2 कोलिनेशन। कौन कौन सा मैच है? पहला और तीसरा है। हेल्थ केयर एंड पीपुल को लेकर के अल्मा आटा डिक्लेरेशन है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। हेग कन्वेंशन, यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये इंटरनेशनल ट्रीटीज जो कि लॉ ऑफ वॉर, वॉर क्राइम, सिविल इश्यूज को टारगेट करता है, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को टारगेट नहीं करता है। तीसरा तलोनवा डायलॉग सही है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। और अंडर 2 कोलेशन चाइल्ड राइट्स को लेकर के नहीं है। ये क्या करता है? नेट जीरो इमिशंस को कंट्रोल करने का काम करता है, जो 2050 तक क्लीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज को, मतलब ये क्लाइमेट चेंज को भी प्रोटेक्ट कर सके और क्लीन एनर्जी को प्रमोट कर सके। आज का जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, शुड इंडिया रीस्टार्ट डायलॉग विथ पाकिस्तान? क्या भारत को पाकिस्तान के साथ फिर से डायलॉग्स को स्टार्ट कर देना चाहिए? यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डायलॉग की जब हम बात करेंगे तो अभी एनडीए गवर्नमेंट से पहले, या जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं इससे पहले, ऐसा था कि पाकिस्तान के प्रति हम थोड़ा नर्म रुख रखते थे कि चलो यार जो कर दिया। लेकिन करंट समय में हम देख रहे हैं कि भारत सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है पाकिस्तान के प्रति। तो उसी का पार्ट है कि जितने भी पाकिस्तान बेस्ड हमारे प्लेटफॉर्म्स थे, हमने उन सभी प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड कर दिया है। और साथ ही साथ ये देखते हैं कि पाकिस्तान पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम, उरी, इन सभी घटनाओं का जिम्मेदार भी है, जिम्मेदारी ली भी गई है। तो मोदी जी का स्पष्ट संदेश है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। कड़े संदेश देने का प्रयास भी किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। तो काफ़ी दिनों से ध्यान रखिएगा, 2018-19 के बाद से बहुत अच्छे संबंध पाकिस्तान के साथ हमारे नहीं है, बल्कि हमने यूँ कहिए कि डायलॉग ही अवॉइड कर दिया है। तो अब यहाँ पे दो धड़े हैं। कुछ का मानना होगा कि इंडिया को पाकिस्तान के साथ डायलॉग स्टार्ट करना चाहिए, कुछ का मानना है कि नहीं, अभी इस डायलॉग को पार्टिसिपेट करने में या स्टार्ट करने में हमें कुछ और वेट करना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछे, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मेंस में पूछे जा सकते हैं, आईएएस के मेंस में, कि आर्गुमेंट दीजिए अपने, क्या ऐसा करना चाहिए, क्या ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके की चीज़ों के नोट्स को आप साइड करके रखिएगा जो आपको आगे काम आ सके। आर्गुमेंट्स जो कि फेवर में होंगे कि हमें स्टार्ट करना चाहिए, पहला है इनएस्केपेबल जियोग्राफी। भारत और पाकिस्तान, या पाकिस्तान भारत का बिल्कुल निकट पड़ोसी देश है। तो हम, अटल बिहारी वाजपेयी की कहावत है ना कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, बाकी सब कुछ बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को चेंज कर लीजिएगा। हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट और मिलिट्री एग्रीमेंट्स, इससे पहले भी कई सारे मिलिट्री एग्रीमेंट्स वगैरह पाकिस्तान के साथ किए गए हैं, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी है अयूब खान के समय में, सियाचिन डेडलॉक को तोड़ा गया था जियाउल हक के द्वारा 4 पॉइंट फार्मूला से, परवेज मुशर्रफ के समय में चीज़ें हुई थी। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि कहने का मतलब है कि हम इस चीज़ को भी एग्रीमेंट का रूप दे करके वार्तालाप को बढ़ा सकते हैं। प्रैग्मेटिक रियलिज्म भी है, डिप्लोमेटिक चैनल्स को हम बढ़ा करके इस तरीके के डायलॉग्स को कहीं ना कहीं प्रमोट करके दो देशों के बीच शांति स्थापित कर सकते हैं। उसके बाद फंक्शनल और नॉन टेरिटोरियल कोऑपरेशन भी होना चाहिए। ये बेसिकली जरूरी क्यों है? म्यूचुअल एग्जिस्टेंस है, चैलेंजेस हैं साथ में, क्लाइमेट चेंज है, एयर पोल्यूशन है, सीजनल क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस है। तो जरूरी है कि इन चीज़ों को लेकर के डायलॉग बनाया रखा जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा दो लोगों के बीच में तभी कोई भी चीज़ पॉसिबल है जब तक डायलॉग्स हैं। डायलॉग इज द कोर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, वहीं कुछ लोगों का कहना है जो कि इसके अगेंस्ट में है, इनका कहना है द टेरर एंड टॉक डायलेमास। एक ही तरफ आप बात भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप टेरर फैला रहे हैं, क्या ही मतलब है यार। सिस्टमेटिक ऑब्स्टेकल्स बाय डीप स्टेट, यहाँ आप देखते हैं कि डीप स्टेट के रूप में भी काम करता है पाकिस्तान।
जितने भी टेररिस्ट हैं, टेररिज्म इंस्टीट्यूशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड विद टेररिज्म है, ये सभी के सभी पाकिस्तान के द्वारा ही वो किया जाता है। तो एक तरीके से तो मान के चलिए कि आप डायलॉग बढ़ा रहे हैं, दूसरे तरीके से आपके लिए वो सिस्टमेटिक ऑब्स्टेकल्स भी खड़ा कर रहा है। थर्ड है लैक ऑफ क्रेडिबल इंटेंट। अभी भी बहुत बहुत बार इस तरीके के काम किए गए पाकिस्तान के साथ कि इनको मतलब ये कहिए कि हुट आउट भी किया गया, और साथ ही साथ इसके साथ डायलॉग्स भी बनाने के प्रयास किए गए कि हमने अभी पहले देखे हैं हिस्ट्री में किस तरीके का काम हुआ है पाकिस्तान के साथ, लेकिन उसका भी कोई बहुत अधिक हमें बेनिफिट नहीं मिला है। तो जो आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट वाले हैं, इनका कहना है कि इसका कोई मतलब नहीं है, ढाक के तीन पात है पाकिस्तान, जितना भी आप कर लीजिएगा इस पर कोई अंतर नहीं होना जाना है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि आपके लिए जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट होगा, साथ ही साथ जो बच्चे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल लेकर के तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब जो बायलैटरल फ्रेमवर्क्स हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिमला एग्रीमेंट है और लाहौर डिक्लेरेशन है। शिमला एग्रीमेंट किसको लेकर के किया गया था? 1972 में बांग्लादेश की आज़ादी के बाद किया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी और जियाउर रहमान थे इसमें। और वहीं पे लाहौर डिक्लेरेशन अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में हुआ था, जिसमें नॉन न्यूक्लियर एग्रीशन एग्रीमेंट वगैरह भी साइन किया गया था। इसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी है, जो कि दोनों देशों के बीच बहने वाली नदियों के जल को बंटवारा करती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड हाइब्रिड फ्रेम वॉरफेयर है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह को पाकिस्तान भेजने का काम करता है, तो उसके लिए भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और हाइब्रिड फ्रेमवर्क को बनाया गया है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अब आगे की राह भारत और पाकिस्तान के बीच क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटेजिक पेशेंस एंड कैलिब्रेटेड रिस्पांस। दोनों देशों को एक दूसरे के प्रति पेशेंस और रिस्पांस अच्छा देना चाहिए। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में एक शब्द यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है CBM, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। जब आपके संबंध किसी व्यक्ति के साथ खराब हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, तो आप क्या कर सकते हैं? जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो आप क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को अपनाने का काम करते हैं। वही यहाँ पाकिस्तान को भारत के प्रति करना चाहिए, क्योंकि साउथ एशिया में भारत को नेग्लेक्ट करना तो इम्पॉसिबल है। ना चाहते हुए भी पाकिस्तान को भारत के साथ डायलॉग्स बना करके रखने पड़ेंगे। और जब आप किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, तो आप क्या करते हैं? पहला कि उसको फेवर में लाने की का प्रयास करते हैं या कॉन्फिडेंस बनाने का काम करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। यहाँ ध्यान रखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान को भारत को फेवर में लेने के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को मजबूत करना पड़ेगा, जिसको कि हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कहते हैं। अब देखिए कितनी बड़ी बैक चैनल डिप्लोमेसी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी। नवाज शरीफ की बेटी की शादी में उतर करके उसके यहाँ मतलब बिना अनऑफिशियल, अब इससे बड़ी बात क्या खोज रहा है पाकिस्तान? फिर भी उसको चीज़ें समझ में नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कब जरूरी थी कि पाकिस्तान को ट्रैक टू डिप्लोमेसी वगैरह को वो करना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को प्रमोट करना चाहिए, जिससे भारत उसको लेकर के फेवर में आ सके। इसके बाद है फोकस ऑन सब नेशनल एंड रीजनल इश्यूज। दोनों ही देशों को, इंडिया और पाकिस्तान को, अपने सब नेशनल और रीजनल इश्यूज पे फोकस करना चाहिए, क्षेत्रीय इश्यूज पे फोकस करना चाहिए, जिससे दोनों ही देशों का भला हो सके, मुद्दे समाप्त हो सके, ठीक है। जिसमें करतारपुर कॉरिडोर को भी निर्मित किया जा सकता है। रिलीजियस टूरिज्म को ये बढ़ावा देता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिलीजियस टूरिज्म, ध्यान रखिएगा। और ट्रैक टू डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा पार्ट है ये, ठीक है। समझौता एक्सप्रेस था। अब देखिए कि कुछ प्रीवियस में क्वेश्चन आ रखे हैं। शिमला एग्रीमेंट को लेके क्वेश्चन है, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान प्रोवाइडेड फॉर, ये देखिए, द रेजोल्यूशन ऑफ ऑल डिस्प्यूट थ्रू बायलैटरल नेगोशिएशंस, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज ए मीडिएटर इन कश्मीर डिस्प्यूट, फ्री ट्रेड जोन बिटवीन टू नेशंस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि शिमला एग्रीमेंट किसको लेकर के है? बायलैटरल नेगोशिएशन से जब आप डिस्प्यूट्स को समाप्त करेंगे, डेट इज कॉल्ड शिमला एग्रीमेंट। इसके बाद है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, NFSA।
क्या हो गया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, सरकार इसको संशोधित करने जा रही है। क्या संशोधन है, क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, ये जानना है। संशोधन क्या होने वाला है? The Union Department of Food and Public Distribution released the draft of National Food Security Amendment Bill 2026. इसमें है the structural shift. The government proposes to change the entitlement criteria under Antyodaya Anna Yojana from a flat household based entitlement to per capita system of 7 kilo per person per month. This is very important. अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत अभी तक जो अनाज दिया जा रहा था, इसमें फ्लैश मतलब ये कहिए कि फ्लैट पर हाउस होल्ड 35 किलो राशन, 35 किलो राशन दिया जाता था। अब इसको 7 kg पर पर्सन पर मंथ करने का सरकार का प्लान है। मतलब एक व्यक्ति को सरकार एक महीने में 7 किलो तक राशन देगी। इसके साथ साथ मेंटेनिंग द कैप ऑफ 35 kg पर हाउस होल्ड, ये सरकार मेंटेन करने का ही काम करेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट रिवाइजिंग द क्राइटेरिया, इसके क्या कारण है, सरकार जो इसको रिवाइज कर रही है इसके क्या कारण है। पहला है इलिमिनेटिंग इंट्रा कैटेगरी इंक्वायरीज। ठीक है, यहाँ पे पहला जो सिस्टम है इसमें 2 लोगों के लिए, जो कि अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 35 किलो राशन मिलता था, जो कि पर हेड 17.5 किलो पर पर्सन दिया जाता था। अब मान लीजिए किसी घर में ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ पे सरकार एक क्राइटेरिया लेकर के आ रही है कि 7 मेंबर का यदि कोई फैमिली है तो उसको कितना मिलेगा, 35 किलो राशन मिलेगा, 5 किलो पर पर्सन। मतलब जो राशन देने का फॉर्मेट है उसको डिफाइन करने का सरकार कोशिश कर रही है, डिफाइन करने की सरकार कोशिश कर रही है। अब ये डिस्पैरिटीज को खड़ा कर रहा है, डिबेट इस पे खड़े हो रहे हैं। दूसरा, रैशनलाइजिंग फूड ग्रेन एलोकेशन। ठीक है, यहाँ पे पर कैपिटा बेसिस ये अलाइन करेगा डिस्ट्रीब्यूशन को मतलब ये कह लीजिए कि क्लोज जोड़ने का काम करेगा हाउस होल्ड के एक्चुअल साइड से। और अभी तक हम किस पे चल रहे थे कि मेडिटेरियन थ्रेशोल्ड के हमने एक क्राइटेरिया निकाल लिया, इस क्राइटेरिया के बेस पे हम इतने अनाज दे देते थे। अब हम पर कैपिटा के बेस पे डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तीसरा है एड्रेसिंग लार्ज हाउस होल्ड डिसएडवांटेजेस। जो बड़े हाउस होल्ड थे इनके डिसएडवांटेजेस थे इनके। Large poor family previously received per capita share dropped or below the allocation meant for priority householdings। ठीक है, जो बड़े हाउस होल्डर्स हैं इनको कम ही दिया जाता था अनाज, जो कि प्रायोरिटी वाले हैं उनसे। तो यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है कि अब इसको भी काउंटर किया जाएगा। यदि 5 या 7 लोग हैं तो उनको उस तरीके से अनाज मिलेगा। अब यहाँ पे जो कुछ डायमेंशंस और कंट्रोवर्सरीज हैं वो देखिएगा, आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नॉर्थ साउथ फैमिली साइज डिवाइड, ये काफ़ी कंट्रोवर्सरीज है। क्यों? क्योंकि उत्तर में, या यूँ कहिए कि भारत के उत्तरी राज्यों में जनसंख्या अधिक है, दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या कम है। तो दक्षिणी राज्यों का ये मानना होगा कि उनको यहाँ नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को यहाँ बेनिफिट मिलेगा। तो अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न बनेगा ये। दूसरा है कि 35 किलो का जो हाउस होल्ड का कैप है इसको बना करके रखना, कि अभी तक 35 किलो की सीलिंग थी। अब नॉर्मली यदि ज़्यादा परिवार होगा तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा, 8 लोग हो गए तो 40 किलो मिल जाएगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि 7 किलो का रूल है बना रही है सरकार और 6 लोग हैं तो 42 किलो मिल जाएगा उसको। तो ये भी सरकार के लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, इन प्रॉपर इसके लिए प्रॉपर एक डेटा चाहिए सरकार के लिए इसको लगाने के लिए कि क्या है, कैसे क्या कंसर्न्स हैं, सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद सेंसस डेटा चैलेंज, जो तीसरा चैलेंज है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 2011 का ही पुराना डेटा है सेंसस का। अब जरूरी है कि उस डेटा को भी संशोधित करके आपके सामने और हमारे सामने लाया जाए, जिससे हमें पता लग सका कि एग्जैक्टली डेटा क्या है।
और उसी को देखते हुए कितने लोग जरूरी हैं जिनको वाकई में एनएफएसए की जरूरत है, तो उनको उनसे का जोड़ दिया जाए। रिवाइजिंग कोटास विदाउट अपडेटिंग द मास्टर बेनिफिशियरी डाटाबेस लीव्स मिलियन ऑफ इंडिविजुअल्स कंप्लीटली एक्सेप्शन फॉर पब्लिक फूड सिक्योरिटी नेट्स। ठीक है, और यदि रिवाइज हो रहा है क्राइटेरिया, सारी चीजें देखी जा रही है और उसको संशोधित नहीं किया जा रहा तो ये नुकसान करेगा। अब इसे देखिए, PYQ है 2018 में, ये क्वेश्चन आ रखा है पीटी में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इससे आपको बताना है क्या कह रहा है। द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन इज आर ओनली एलिजिबल फॉर सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स। जो बीपीएल फैमिलीज हैं उन्हीं को केवल मिलेगा। एल्डेस्ट वुमेन इन हाउस होल्ड of age 18 years above shall be head of the house of pursuing purpose of issuing the ration cards। 18 साल से ऊपर की जो महिला है किसी भी परिवार की, उसी के नाम से राशन कार्ड इशू किया जाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल्ड टू टेक होम ration of 600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड फॉर 6 मंथ्स। 6 महीने तक प्रेगनेंसी के महिला को 600 कैलोरी पर डे का राशन दिया जाएगा। अब इसमें से कौन सा आंसर है? आंसर हो जाएगा आपका 2 और 3। पहला गलत हो जाएगा। क्यों पहला गलत हो जाएगा? कि क्योंकि केवल ये योजना बीपीएल वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।